ये बच्चों, आज हम हिंदी बाल भारती पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 दूसरी इकाई में पाठ 3 काकी इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग पिछले कालांश में मधुर ऋतु कविता के बारे में जानकारी आपने प्राप्त की, उसके स्वाध्याय कार्य को हमने पूर्ण किया। अब इस बार पाठ 3 काकी के कहानी के जो लेखककार हैं वो सियाराम शरण गुप्त जी हैं। यहाँ पर देखिए उनका फ़ोटो आप लोग को दिख रहा होगा। पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर पाठ पढ़ेंगे, पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सियाराम शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार साहित्य सृजन में आपका नाम अग्रणी रहा है। अग्रणी मतलब आगे रहा है। यही कारण है कि आपकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा व करुणा की दिव्य चमक दिखती है। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 में चीरगांव नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। 1910 में इनकी प्रथम कविता इंदु प्रकाशित हुई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अनुज मतलब एक यहाँ पर बच्चों इसका अगर समानार्थी शब्द देखें तो छोटा भाई, ठीक है। और अपने अग्रज की भांति वे भी अपने आचार विचार में सौम्य और सरल व्यक्ति थे। अग्रज मतलब अपने से बड़ा भाई, और या फिर ये भी कह सकते हैं यहाँ पर उसका अर्थ निकलेगा उसी वर्ग में, कवि जगत में उसी वर्ग में अपने से बड़े या अपने से पहले जन्मा हुआ व्यक्ति। तो अग्रज मतलब बड़े भ्राता हुए, और अनुज मतलब छोटा भाई। मैथिली सियाराम शरण गुप्त हिंदी के मूर्धन्य कथाकार और कवि हैं। उनकी कला चेतना में गांधीवादी विचारधारा का पूर्ण परिपाक मिलता है। उनकी कला चेतना में गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ देखो यहाँ पर बच्चों उनकी मानसिकता और उनका साहित्य अहिंसा, करुणा और प्रेम की उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत है। व्यक्तित्व के अनुरूप उनका साहित्य भी उत्तम मानवीय भावनाओं से अनुप्राणित है। 1941 में उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका निधन लंबी बीमारी के बाद 1963 में हुआ। देखिए बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको उनका पूरा फोटो। आइए और कुछ जानकारी देखते हैं। यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं। सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाओं की सर्वप्रथम विशेषता उनमें निहित वेदना और करुणा के भाव। उनकी रचनाओं में वृद्धि के तर्क वितर्क की अपेक्षा हृदय की कोमल भावनाओं को अधिक महत्ता मिली है। दार्शनिक दृष्टि से वे गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के पोषक हैं। जीवन के प्रति उनके अहिंसावादी दृष्टिकोण ने उनकी रचनाओं में भी पवित्रता, सादगी और सहानुभूति भर दी है। उनकी कृतियों का अभिव्यक्ति पक्ष अत्यंत समृद्ध है। भाषा में वे बोलचाल और व्यवहार की शब्दावली को स्थान देते हैं। इसी कारण उनका साहित्य पाठक के हृदय को स्पर्श करने में सक्षम है। उनकी गद्य रचनाओं में प्रायः वर्णनात्मक, चित्रात्मक, विचारात्मक तथा भावनात्मक शैली के दर्शन होते हैं। वर्णनात्मक मतलब वर्णन करना, चित्रात्मक मतलब चित्रों के देखकर उनके विशेषताओं को उनका वर्णन करना, विचारात्मक विचारधाराओं के द्वारा कोई कहानी या लेख लिखना, भावनात्मक भावनाओं को महसूस करते हुए कोई कहानी या लेख लिखना। सियाराम शरण गुप्त की भाषा सरल एवं व्यवहारिक शब्दावली लिए हुए है। सरल भाषा थी, व्यवहारिक जो व्यवहार में बोली जाती थी वैसी भाषाओं का ये उपयोग करते थे। इनकी भाषा मुख्यतः खड़ी बोली है और संस्कृत की तत्सम शब्दावली यदा कदा दृष्टिगोचर होती है। यदा कदा मतलब कहीं कहीं पर तत्सम शब्द भी दिखते हैं। तत्सम शब्द का मतलब होता है बच्चों संस्कृत से आए हुए जस के तस शब्द। जैसे वो संस्कृत में उनका उपयोग होता है वैसे ही हिंदी में भी वो हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, उसका उपयोग होता है। तो ऐसे शब्द का भी वो उपयोग करते थे
जैसे हुआ माता, पिता, बंधु, ये सब संस्कृत में भी इसी प्रकार लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं और हिंदी में भी इनका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार तद्भव होता है। तद्भव शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से आए हैं परंतु उनका रूप जो है हिंदी भाषा में बदल गया है। जैसे संस्कृत में तत्सम शब्द चांद है तो तद्भव में उसका रूप बदल के वो चंद्र हो गया है। अब तत्सम शब्द जो है जीवा